हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहां पे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी कैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके आप कह सकते हो डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो दिस इज अ वेरी क्लियर कट वीडियो ऑन नो योर ऑप्शनल्स। और हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, इसका स्कोप क्या है। अगर हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, जब आप एक ऑप्शनल चूज करते हैं तो आपके दिमाग में समथिंग इज देयर इन योर माइंड, आपके दिमाग में चलता रहता है कि यार ऑप्शनल हमारा क्या जीएस का पोर्शन भी कवर करेगा, क्या ऑप्शनल ऐसा तो नहीं है कि लेंदी है और यहां पे जीएस का इसका कोई रोल नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। तो आइए उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ज्योग्राफी का स्कोप क्या है। देखिए, जब हम ज्योग्राफी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीजें आती हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज आती है वो है लैंड, है ना, वाटर एंड एयर। यही तो हम लोग सोचते हैं। हम लोग ज्योग्राफी सोचते हैं माउंटेन्स, हम लोग ज्योग्राफी सोचते हैं रिवर, ओशंस, है ना, क्लाइमेट। दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट ज्योग्राफी। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी बिल्कुल है जो आप समझ रहे हैं, है ना। प्लेटूज, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, कोस्ट, बीचेस, आइलैंड्स, ये है ज्योग्राफी। एकदम ठीक आप बात बोल रहे हैं। यहां पर ये ज्योग्राफी का पार्ट है। और ये जो ज्योग्राफी है जिसमें लैंड की हम पढ़ाई करते हैं, दैट इज लाइक लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर इज व्हाट इट इज बेसिकली योर लैंड, योर कॉन्टिनेंट्स। इसकी जो पढ़ाई हम लोग करते हैं ये करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। इसकी पढ़ाई हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। वाटर की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट लाइक 71% हमारे अर्थ सरफेस में इट इज वाटर, इट इज ओशन। ठीक है, ओशन की पढ़ाई हम लोग करते हैं ओशनोग्राफी में। ओशनोग्राफी में हम लोग समझते हैं कि हमारा ओशंस कैसा है, ओशन का सी वाटर कैसा है, क्या रोल प्ले करते हैं ओशंस व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट। वो सारी बातें हम लोग यहां पर करते हैं। ओशन का जो बॉटम रिलीफ है उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। वी टॉक अबाउट कोरल लीफ, वी टॉक अबाउट वॉल्केनोज, जो वॉल्केनोज हमारे ओशन से निकल रहे हैं। तो ओशनोग्राफी में ये सारी बातें करते हैं। और जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें हम लोग बात करते हैं यहां पे। तो वो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम लोग करते हैं। अब कुछ पार्ट हमारे एटमॉस्फेयर का, कुछ पार्ट मतलब एयर का, कुछ पार्ट लैंड का और कुछ पार्ट वाटर का ऐसा है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि कुछ ऐसा पार्ट है यहां पर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और उस पार्ट को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली इज अ जोन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पे लाइफ आपकी एग्जिस्ट करती है जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं बायोज्योग्राफी में। यस, हम लोग बात करते हैं कि इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सारी पढ़ाई जो है हम लोग यहां पर करते हैं। अब एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझनी पड़ेगी कि जब ह्यूमंस नहीं थे, होमोसेपियंस नहीं थे इस अर्थ में, तो क्या ये माउंटेन्स थे? आप कहेंगे बिल्कुल थे सर। क्या वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे? आप कहेंगे यस सर होते थे। क्या रिवर्स थी? भाई बिल्कुल थी। ओशंस थे? बट ऑब्वियस थे सर। और क्या ये फॉरेस्ट, ये बायोस्फीयर था? बिल्कुल था, लेकिन मैन नहीं था। तो ये जो पढ़ाई है आपकी ज्योग्राफी की, दिस इज मैनलेस स्टडी। ये आपका यहां पे आदमी इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? दिस इज योर नेचुरल वर्ल्ड। दिस इज नेचुरल वर्ल्ड। यहां पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, यहां पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इस पढ़ाई को हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। दिस इज द स्टडी ऑफ योर फिजिकल वर्ल्ड। यहां पे ह्यूमन नहीं है, यहां मैन नहीं है, और इसकी पढ़ाई हम लोग यहां पे करते हैं। और यही आप लोग सोचते हैं दैट दिस इज व्हाट ज्योग्राफी इज। बट नहीं, ज्योग्राफी ये नहीं है। क्योंकि ज्योग्राफी की अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ अ मैन। बहुत क्लियरली ये बात बोली जाती है क्या? कि इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ अ मैन। मतलब कि यहां पे ह्यूमंस आ गए हैं। ठीक है, और ह्यूमन जो है उसने हमारे नेचुरल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करा है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करा है। और जब उसने इंटरैक्ट करा है तो कुछ चीजें निकल के सामने आई हैं। जैसे उसने फॉरेस्ट को कट करा, उसने बैरन लैंड पे वर्क करा और वहां पे एग्रीकल्चर करा। वहां पे क्या हुआ? वहां पे उसने एग्रीकल्चर करा, तो एग्रीकल्चर आपका आया। यस, जब भी आपका ये वर्ड आ जाए कल्चर, जब भी आपका ये वर्ड कल्चर आ जाए तो आप ये याद रखिएगा, इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन।
ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है इन तभी कल्चर आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। दूसरी चीज, क्या केवल एग्रीकल्चर ही ह्यूमन ने करा, या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस थे, मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, इसको भी एक्सप्लॉइट करा? बिल्कुल। आप देखिए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, है ना, कॉपर कल्चर, ये सब कहां से आया? ये आदमी ने ही तो अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करा और समझा कि कैसे ब्रोंज बनता है, कैसे टिन निकाला जाता है, कैसे कॉपर निकाला जाता है, कैसे आयरन को यूज करा जाता है, कैसे आयरन से आप वेपन्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, राइट? तो मिनरल को यूज करना हमने सीखा, एनर्जी को यूज करना सीखा। और जब हमने इतनी चीजें एक्सप्लोर कर दी तो कुछ एरियाज ऐसे थे, कुछ एरिया ऐसे थे जहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जैसे आप चले जाइए गंगा प्लेन्स, आप इमेजिन करिए जब होमो सेपियंस इस गंगा प्लेन्स में पहुंचे होंगे और न्यूलिथिक एज में जब इनको आइडिया हुआ होगा कि कल्टीवेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, तब आप इमेजिन करिए इनको कितनी बड़ी चीज पता चली होगी, है ना? लेकिन कैसे पता चला? जब ह्यूमन ने इंटरैक्ट करा अपने एनवायरमेंट के साथ, एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया। तो कुछ एरियाज ऐसे हो गए जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है, और कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे मिनरल्स बहुत अच्छे थे। तो मिनरल्स अच्छे हुए, कहीं पे मिनरल्स अच्छे हैं, कहीं पे कुछ बहुत आप कह सकते हैं कि जेम्स बहुत अच्छे थे, डायमंड था। तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे आपके मिनरल्स मिल रहे हैं। तो भाई ये मिनरल वाले आदमी पहुंचे कहां पे? मिनरल वाले आदमी पहुंचे कि भाई हमको भूख लग रही है एग्रीकल्चर एरिया में, तुम ये लो, आयरन ले लो, इससे अपना प्लॉ बना लो, इससे अपनी वेपन बना लो, आर्मी बना लो, हमको फूड दे दो। ट्रेड चालू हो गया, ट्रेड चालू हो गया, ठीक है। और जब ट्रेड चालू हुआ तो आपके ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, रूट्स बने, लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट बना, और जब कॉन्टैक्ट बना तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हुए, लोग कुछ जगहों पे रहने लगे। भाई सिंपल सी बात है, जहां मिनरल्स है मैं उसी के पास रहूंगा, क्योंकि मेरी तो रोजी रोटी वहीं पे है। आई एम गेटिंग फूड फ्रॉम देयर, है ना, बिकॉज ऑफ दैट मिनरल आई एम गेटिंग फूड, मैं उसको ही एक्सचेंज करके फूड लेके आ रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट आई एम सर्वाइविंग। तो मैंने अपना जो होम है, ठीक है, मैंने जो अपना सेटलमेंट है वही बना दिया। सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट यहीं पर आ गया। कुछ एरियाज जो थे वो अर्बनाइज्ड होने लगे, कुछ एरियाज जो हैं सिटीज टाउन्स में कन्वर्ट होने लगे, क्योंकि वहां पे ट्रेड ज्यादा हो रहा है, वहां बिजनेस ज्यादा हो रहा है। जहां पे भी ट्रेड बिजनेस ज्यादा होगा, लोग वहीं अट्रैक्ट होंगे, लोग वहीं आने लगेंगे, सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो आपके पीछे रह जाएंगे, दैट इज लाइक रूरल प्लेसेस। तो सेटलमेंट हो गया, और जब लोग मिल रहे हैं आपस में, लोग पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन, लोगों के कल्चर्स डेवलप हुए। लोगों ने अलग अलग तरीके के कल्चर्स समझने चालू करे, अलग अलग जगह के कल्चर्स मिलने चालू हुए, एंड आपका कल्चरल सेटिंग्स डेवलप हो गया, कल्चर डेवलप होने लग गया, राइट। एंड इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपकी पॉपुलेशन में मिक्स होने लगा, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आके सिटी में रहने लगे। देयर वाज अ कल्चरल मिक्स, अलग अलग पॉपुलेशन आपकी अलग अलग सेंटर्स में ग्रो करने लगी, पॉकेट्स बनने लगे, एंड उसके साथ कुछ बेनिफिट्स और उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी साथ में आए। ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेजेस नहीं है, तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो भी उसके साथ में आए। लोगों ने इंडस्ट्रीज बनाना चालू कर दी, लोग जो है ट्रेड करने लगे, लोगों को समझ में आने लगा क्लोथ कैसे बनेंगे, कैसे मशीन्स बनेंगी, और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया फ्रॉम प्रिमिटिव टू योर मॉडर्न वर्ल्ड, और इंडस्ट्रीज बनती चली गई। लोगों ने कम्युनिकेशन डेवलप कर लिए, लोगों ने कम्युनिकेशन, आज कम्युनिकेशन का सिस्टम ऐसा है, यू हैव सैटेलाइट्स, ठीक है, आप सैटेलाइट के थ्रू बात कर सकते हैं। इमेजिन करिए मैनकाइंड ने क्या करा है, ये क्या करा है मैनकाइंड ने, ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्शन करा है। तो जो ह्यूमन वर्ल्ड है और फिजिकल वर्ल्ड है, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एंड दिस इज द स्कोप ऑफ योर सब्जेक्ट। मतलब कि ये सारी चीजें भाई साहब आपको पढ़नी है, ठीक है। ये तो तुम वो ज्योग्राफी समझ रहे हो जो ज्योग्राफी तुम्हें मालूम है क्या होती है ना, लेकिन ये वाली भी ज्योग्राफी है। एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पैटर्न्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है पढ़ रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर स्टडिंग अबाउट मेजर क्रॉप्स, आप क्रॉप्स के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में समझ रहे हैं, आप मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग दी इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इट। तो ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, इट इज रिलेटेड विद पेपर 3,
ये पेपर 3 में आपको हेल्प करेगा, ठीक है, विच इज योर जीएस पेपर 3। आप देखिए टाउन्स एंड सेटलमेंट, सेटलमेंट के साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल डेवलपमेंट में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कहां कैसा सेटलमेंट हो, कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज व्हाट ज्योग्राफी इज गोइंग टू टीच यू। ज्योग्राफी आपको बताएगा कि अगर कहीं कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई टाउनशिप बना रहे हो, तो क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो सब सीखोगे तुम। यही तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को समझ में आना चाहिए, यही तो उसकी ड्यूटी है कि प्लानिंग हो रही है तो उसको समझे। तो दिस विल हेल्प यू टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, टू ग्रो एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। तो ये सब्जेक्ट का स्कोप बहुत बड़ा है। यहां पे आप देखिए कल्चर के बारे में समझ रहे हैं आप, कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में कि कैसी सोसाइटी है, कैसे इंडियन सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई। यू आर अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इट। आप वहां समझ रहे हैं, हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक सोसाइटी डेवलप होती है, विच इज वेरी गुड थिंग, राइट। आप अपनी सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं, कौन से रीजन्स में क्या प्रॉब्लम है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि एज एन एडमिनिस्टर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे कैसे ग्रो करेंगे। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू आर गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रांग इफ यू हैव ऑल दीज नॉलेज। अगर आपको ये सारी चीज मालूम है तो आप बहुत ग्रो करेंगे। तो बेसिकली इसका स्कोप आप देखेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द स्कोप, इफ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, ट्रेमेंडस, एक्सेलेंट, आई वुड से एक्सेलेंट। आप प्रीलिम्स में देखिए, प्रीलिम्स में अगर किसी सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा आपको कवरेज मिलता है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, सबसे ज्यादा जो आपको कवरेज मिलता है दैट इज फ्रॉम योर ज्योग्राफी ऑप्शनल, मैक्सिमम कवरेज। फॉर एग्जाम्पल इस ईयर ही देख लीजिए आप, देयर वर 18 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम ज्योग्राफी, देयर वर 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरमेंट, 33 क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं ऑप्शनल से। 33 क्वेश्चंस आप केटर कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शनल। आप इमेजिन कर रहे हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आप पेपर में बैठे हुए, देयर आर 100 क्वेश्चंस एंड 33 क्वेश्चन में आपकी कमांड है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यही रीजन है कि जो मैक्सिमम मेंस लिखते हैं बच्चे, वो किस सब्जेक्ट से लिखते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल से। वो बात अलग है कि उनका फाइनल सिलेक्शन कितना होता है, लेकिन उससे पहले की जो सीढ़ी है, जो कि बहुत ही टफ सीढ़ी होती है, कौन सी सीढ़ी, कौन से स्टेप, दैट इज क्लियरिंग द प्रीलिम्स। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे ज्यादा क्लियर करते हैं। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है व्हेन यू क्लियर प्रीलिम्स। आप जो सेलेक्ट कर होते हैं प्रीलिम्स और जो नहीं होते, दोनों से बात करिएगा, यू विल अंडरस्टैंड द क्लियर डिफरेंस व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो यहां पे प्रीलिम्स आप क्लियर करते हैं। दूसरी चीज, मेंस में भी भाई साहब कम नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल को सही से पढ़ा हुआ है तो एटलीस्ट 110 तो मिनिमम आपके क्वेश्चंस आते हैं, 110 मार्क्स के पेपर 1 में, ओनली फ्रॉम ज्योग्राफी। देन यू हैव सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं वो ज्योग्राफी के साथ बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना। जैसे कि रेडिकलिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज सोसाइटी एंड कल्चर, ये सारी चीजें आपको वहां से मिलती हैं। तो मैं ये मान के रखता हूं कि आप 110 से लेकर 140 मार्क्स केटर कर ले जाते हैं अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। दूसरी चीज, पेपर 2 में अगर हम लोग बात करें, पेपर 2 में आपका देयर इज जियोपॉलिटिकल थिंग्स, है ना। स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस्थमस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ऐसा हो रहा है कि I2U2 बन रहा है, उसका जियोपॉलिटिकल एंगल आप समझ सकते हो, IR आप अच्छे से समझ सकते हो, आप थ्योरी समझ सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है जो आज प्रेजेंट में हो रहा है, बिकॉज आपको मालूम है कि उसकी जियोपॉलिटिकल थ्योरीज क्या हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज क्या हैं। तो यहां पे आपको पेपर 2 में IR में ये बहुत हेल्प करता है। एंड पेपर 3 में अप्रोक्सीमेटली 150 मार्क्स। कहेंगे था पेपर 3 में भी ज्योग्राफी है, यस। डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें पढ़ लो, ऑप्शनल में पढ़ लो भाई मेरे, ठीक है। आप इसके अलावा क्या पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यू आर स्टडिंग एग्रीकल्चर, यू आर स्टडिंग अबाउट मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, सब यहीं पे पढ़ रहे हो तुम। तो पेपर 3 में भी इसका जबरदस्त आप कह सकते हो कवरेज है। तो जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छे से तैयार करते हो, बढ़िया से तैयार करते हो, तो इन तीनों पेपर में ऑल दीज 3 पेपर्स आपको बेनिफिट मिलता है यहां पर। अब बात आती है कि सर फाइनल ये बताइए कि क्या पोजीशन रहती है, बच्चे कितने सेलेक्ट होते हैं। तो भाई साहब ऐसा समझ लीजिए, आए गए नए नए सब्जेक्ट
कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, कभी एंथ्रोपोलॉजी आ रहा है, कभी सोशियोलॉजी आ रहा है, कभी PSIR आ रहा है। सब सब्जेक्ट आते हैं जाते हैं और रैंकिंग बदलती रहती है। ज्योग्राफी वाले लोग जो हैं हमेशा टॉप 3 में रहते हैं, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्योग्राफी हमेशा टॉप 3 में रहता है। एंड इनफैक्ट ज्यादातर मैक्सिमम नंबर 1 पे रहता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूपीएससी की जो वेबसाइट है वो कह रही है। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग को ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है, कौन सा ऑप्शनल लें, किसमें इसका कितना कवरेज होगा, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, ये है जरूर कि ज्योग्राफी ऑप्शनल 5-6 मंथ्स में नहीं होता है, 7 मंथ्स में होता है। मैं 7 मंथ्स में एटलीस्ट करवाता हूं, लेकिन वो 7 मंथ्स आपको फिर उन पोर्शंस के जीएस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के वो जो पेपर सेक्शंस हैं, उसमें आपको कहीं भी जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यार एंटायर थिंग, ये इतना बड़ा पोर्शन आपका कवर हो जा रहा है, एनवायरमेंट कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप लोगों को लेना है ज्योग्राफी ऑप्शनल, आप सोच रहे हैं, तो हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है 11 नवंबर से, आप इस बैच को ले सकते हैं। तो दिस वॉज इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।